इजराइल का F-35 टेक ऑफ करेगा। F-35 ईरान के एयर स्पेस में पहुंचेगा। मुमकिन है वो ईरान के अड्डों पर अटैक भी करे, लेकिन वापस नहीं लौट पाएगा। इसकी 100% गारंटी ईरान ने देनी शुरू कर। ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ हुआ, गाजा से बीते साल जिस तरीके से हमास के लड़ाके इजराइल में दाखिल हुए, कोहराम मचाया, 1200 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद से लेकर आज तक वहाँ पर लगातार मिसाइलें और ड्रोन से हमला हो रहा है। इमारतें मलबे में तब्दील हो रही हैं, लोगों की जान जा रही है। क्या कुछ हुआ और अब क्या कुछ हो सकता है, इसी की आज हम बात करने वाले हैं। याह्या सिनवार जो कि हमास का नया चीफ बना था, वैसे वो गाजा में हमास का चीफ था, लेकिन बाद में उसे पूरे हमास की जिम्मेदारी मिल गई थी। लेकिन हमास चीफ याह्या सिनवार को मौत के मुंह में सुला दिया और इजराइल ने अपना बदला पूरा कर लिया। लेकिन सवाल ये कि क्या हमास के बाद अनाथ हो जाएगा गाजा? गाजा में किसकी सरकार होगी? दरअसल बीते गुरुवार की अगर बात करें तो गाजा में इजरायली आर्मी ने हमास नेता याह्या सिनवार को ढेर कर दिया। सिनवार अक्टूबर 2023 में 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला हुआ था, जो इजराइल में दाखिल हुए थे हमास के लोग और उसकी वजह से 1200 से ज्यादा इजरायलियों की मौत हुई थी, उसका मास्टरमाइंड बताया जाता है और इससे इजरायली नागरिकों की जान गई। तेल अवीव ने तो अपना बदला ले लिया, लेकिन सवाल यह है कि गाजा का क्या होगा, क्योंकि गाजा तो अब मलबे के ढेर में तब्दील ज्यादा नजर आता है। सिनवार की मौत के साथ क्या गाजा से हमास का शासन भी खत्म हो जाएगा या फिर यहां पर कोई नई जंग छिड़ने के आसार नजर आते हैं? कई सारे सवाल हैं और इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशने की आज हम कोशिश करने वाले हैं। इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन और खूंखार माने जाने वाले याह्या सिनवार को एक सैन्य अभियान में मार गिराया। सिनवार ने साल भर पहले तेल अवीव पर घातक हमला किया था, जिसमें कई लोग मारे गए। इसके बाद से हमास नेता इजरायली आर्मी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शुमार कर लिया गया। यहां तक कि यह कहा जाता है कि उसे डेड मैन वॉकिंग कहा जा रहा था। यह वही याह्या सिनवार है जिसके बारे में पहले खबर आई कि इसको मार गिराया गया, लेकिन यह फिर जिंदा होकर सामने आया। इसके बाद फिर खबर आई कि याह्या सिनवार को इजराइल ने ढेर कर दिया, लेकिन फिर से याह्या सिनवार जिंदा हो गया। बदला पूरा होने के बाद इजराइल के पास आखिर काम क्या है, क्योंकि अब उसने याह्या सिनवार को न केवल मार गिराया बल्कि उसके डीएनए टेस्ट से भी पुष्टि कर दी। तो अब इजराइल के पास आखिरी काम है अपने बंधकों को हमास के चंगुल से छुड़ाना। हमास को न्यूट्रलाइज अभी पूरी तरीके से नहीं किया गया है, क्योंकि बताया जाता है कि करीब 100 से ज्यादा बंधक अब भी उसकी कैद में मौजूद हैं। इसके बाद गाजा पट्टी का क्या होगा, यह भी एक सवाल है और कई विकल्प इसके हो सकते हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि यहां पर अगर हमास को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है और उसके बाद यहां से बंधकों को आजाद करा लिया जाता है, तो फिर क्या यूएन अपनी सेना के जरिए यहां पर शांति लाने तक वहां पर टिक जाएगा, या फिर क्या सिनवार या हमास का कोई विकल्प यहां पर खड़ा हो जाएगा जो खाली जगह को भरने का काम करेगा? क्योंकि हमने देखा कि इसके पहले यही हुआ। तो इन सवालों के जवाब के लिए सिनवार की हिस्ट्री यानी कि इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है कि सिनवार कौन था, कैसे वो काम किया करता था। 80 के दशक में हमास को खड़ा करने में जो लोग शुरुआती तौर पर साथ थे, उनमें एक सिनवार का भी नाम था। उसे इजरायली सेना ने कई बार पकड़ा था। 2011 में कैदियों की अदला बदली हुई और इस दौरान उसे छोड़ दिया गया। वो वापस हमास की कमान संभालने लग गया था। इसके बाद से वो गाजा में हमास को लगातार ताकतवर बनाता रहा। बाहरी दुनिया से संवाद और फंडिंग जुटाने का काम इसके हिस्से में आता था कि कैसे पैसा जुटाएं, कैसे बाहरी दुनिया से संपर्क करें, खास तौर पर ईरान से। इस नेता के बारे में यानी कि सिनवार के बारे में कहा जाता है, कुख्यात इस बारे में वो था कि हर उस शख्स का गला काट दिया करता जो इजराइल के पक्ष में
लगता उसको था कि वो इजराइल के पक्ष में, या फिर वो फिलिस्तीन की जनता का व्यक्ति ही क्यों ना हो। बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर बड़ा हमला हुआ। खुफिया एजेंसियों ने माना कि अटैक का मास्टरमाइंड सिनवार ही था, क्योंकि बड़ा खूंखार बताया जाता है। हमले के साथ साथ हमास ने 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया था। इसके बाद से आईडीएफ सिनवार को पकड़ने या मारने की फिराक में पूरी तरह से लगी थी। यहां तक कि उसकी खबर देने वाले को 4 लाख रुपए का 4 लाख डॉलर का इनाम तक देने का वादा किया गया था कि 4 लाख डॉलर मिलेंगे अगर सिनवार के बारे में कोई खबर कर देता है, लेकिन तब भी खबर नहीं मिल पाई। लेकिन फिर सिनवार को ढेर कर दिया गया। जैसे जैसे अपने ऑपरेशन को तेज किया आईडीएफ ने, वैसे वैसे एक एक करके कमांडर मारे गए। डीएनए टेस्ट के बाद इसकी पुष्टि इजराइल ने कर दी। लेकिन सवाल यह है कि गाजा में आखिर चुप्पी क्यों है? इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन हमास की पैरवी करने वाले किसी भी मुस्लिम देश की कोई प्रतिक्रिया बड़ी सामने नहीं आई, जो पहले हर इजरायली वार पर हो हल्ला किया करते थे, जैसे नसरल्लाह के टाइम हुआ। यहां तक कि गाजा में भी सन्नाटा छाया हुआ है और कोई भी कुछ ज्यादा बोल नहीं रहा है सिनवार की मौत के बाद। इसके पीछे इजराइल का डर नहीं, बल्कि एक बड़ा कारण यह कहा जाता है कि गाजा पट्टी में सिनवार की लोकप्रियता लगातार गिरती जा रही थी। अब क्यों गिरती जा रही थी? आधी से ज्यादा आबादी सिनवार से परेशान थी। क्यों परेशान थी? ये कई सारे सवाल आपके जहन में होंगे। आपको लग रहा होगा कि एक तरफा बात कैसे हो सकती है। बात दरअसल ये है कि पैलेस्टाइन सेंटर फॉर पॉलिसी एंड सर्वे रिसर्च ने एक सर्वे के नतीजे जारी किए। पिछले महीने ये सर्वे हुआ था। सर्वे क्या था? इस सर्वे में पूछा गया था, तो किससे पूछा गया था? जनता से पूछा गया था। और गाजा की 65% जनता सिनवार की लीडरशिप से नाखुश थी, क्योंकि वो मान रहे थे कि इसी लीडरशिप के चलते गाजा पट्टी तबाह हो गई। क्योंकि वही बात कि सिनवार ही हमले का मास्टरमाइंड था। हमला हुआ, 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मारे गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 41,000 से ज्यादा मौतें गाजा पट्टी में हुई। वहां 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। कथित लीडर साल भर से हमास के सघन टनल नेटवर्क में छिपा हुआ था। टनल यानी कि जमीन के नीचे। लेकिन इससे इतर फिलिस्तीन के नाम से एक्स पर बने एक अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया है। अभी हाल ही में यह वीडियो आया। इसमें यह बताया गया कि सिनवार का एक आखिरी वीडियो सामने है जब वो जिंदा था। उसकी मौत एक रियल हीरो की तरह हुई, यानी कि उसको हीरो बताया गया। उसमें लिखा गया कि उसने अपना एक हाथ गंवा दिया लेकिन वो लड़ता रहा, उसने अपना पैर गंवा दिया लेकिन वो लड़ता रहा। वो करीब करीब मौत के मुंह में समा गया था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया और एक स्टिक इजरायली ड्रोन की तरफ फेंकी। और आखिर में लिखा था, रेस्ट इन पीस हीरो। सिनवार का चैप्टर तो क्लोज हो गया, लेकिन क्या हमास नाम की किताब भी इसके साथ बंद हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। सिनवार की मौत कंफर्म करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे गाजा के लिए हमास के बाद शुरुआत कहा। हमास के बाद। लेकिन क्या हमास खत्म हो गया? क्योंकि अभी भी इजरायली नागरिक उसके चंगुल में तो हैं ही। इसके साथ ही यह भी साफ किया गया कि उनकी सेना बंधकों को छुड़ाने तक वहीं जमी रहेगी, यानी कि जो अभी भी इजरायली लोग वहां पर कैद किए हुए हैं उनको कैसे छुड़ाया जाए। और इसके बाद फिर सवाल ये उठता है कि क्या होगा इसके बाद? हमास के बाद कौन सा विकल्प वहां पर हो सकता है? फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास का गाजा में केवल हेडक्वार्टर नहीं था, बल्कि यही संगठन इस पट्टी पर अपना शासन भी एक प्रकार से कहें तो चला रहा था। यह कोई चुनी हुई सरकार तो नहीं थी। 2007 से इस इलाके पर एक तरफा शासन या कब्जे जैसी स्थिति थी। साल 2006 में फिलिस्तीन, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इलेक्शन हुए थे। इसमें हमास विपक्षियों पर भारी पड़ा। इसके बाद उसने फिलिस्तीनी अथॉरिटी से सत्ता को छीना और अपना अलग राज का चनाने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन के ऊपर के साथ जमीन के नीचे भी यह राजकाज चल रहा था, यानी कि जमीन के नीचे कुछ खेल चल रहा था। लगभग सारे लीडर्स को खो चुका हमास अब तो अनाथ माना जा सकता है, लेकिन क्या कोई नया लीडर खड़ा होगा? ऐसे में गाजा में उसके रूल की फिलहाल कोई संभावना तो नजर नहीं आती, क्योंकि इतने बड़े लीडर्स जो मारे गए उसके बाद कोई एक बड़ा नाम तो सामने नहीं आ रहा है। इसमें एक दावेदार अब यहां पर बन रहा है कि गाजा में किसके हाथ में सत्ता जाएगी, तो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के हाथ में सत्ता की दावेदारी सामने आती है। फिलहाल वेस्ट बैंक में काम कर रही अथॉरिटी को लेकर अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट हो जाता है, एक मत हो जाता है,
तो राष्ट्रपति महमूद अब्बास की सरकार गाजा को भी कंट्रोल कर सकती है, जो वेस्ट बैंक में कर रही है। अच्छा, एक संभावना यह भी बन रही है कि तुरंत कोई रास्ता अगर नहीं निकलता है तो इजरायली सेना कुछ समय के लिए वहीं पर रुक जाए और फिर सैन्य कंट्रोल अपने हाथ में ही रखे, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। इसीलिए यह हो सकता है क्योंकि इजराइल बार बार हमास की कमर तोड़ देने की बात तो कह रहा है, लेकिन हमास फिर उठ खड़ा हो रहा है और जब तक उसकी पूरी कमर नहीं टूट जाती तब तक यह जारी रह सकता है। अगर फिलहाल वो गाजा पट्टी से एकदम से हट जाती है, आईडीएफ हट जाती है, तो हो सकता है कि विद्रोही वापस अपना काम शुरू कर दें, युद्धग्रस्त या ताज़ा किसी इलाके में फिर वापस युद्ध की स्थिति हो जाए। यूएन अपनी सेना और लोग वैसे अमूमन भेजता है, ऐसी स्थिति जब बन जाती है कि शांति हो जाती है, उसके बाद यूएन की सेना पहुंचती है और दोबारा उस इलाके को खड़ा या वापस मजबूत किया जा सके, इसके लिए ऐसा होता है। लेकिन गाजा पट्टी के साथ ये हो सकता है कि वहाँ पर यूएन शांति सेना चली जाए और संयुक्त राष्ट्र का भी अगर कोई राजनीतिक समाधान नहीं निकलता है तो गाजा में अस्थिरता भी बनी रह सकती है। इससे वो वॉर ट्रैप में भी जा सकता है, यानी कि कोई छोटे छोटे अगर कट्टरपंथी समूह बन जाएंगे तो सत्ता के लिए लड़ेंगे और इनमें जो भी भारी पड़ेगा फिर वो गाजा पर कंट्रोल कर लेगा, या फिर सीरिया की तरह इसके भी अलग अलग हिस्से पर अलग अलग समूह कब्जा कर लें और अपना अपना चलाएं, शासन चलाएं। लेकिन वहाँ इस्लामिक जिहाद और पॉपुलर रेजिस्टेंस कमेटीज नाम से सशस्त्र गुट हैं जो इजराइल के खिलाफ रहते हैं, ये आप समझ लीजिए। ईरानी राष्ट्रपति ने मारे जा चुके हमास चीफ याह्या सिनवार को तेहरान में श्रद्धांजलि दी। इस बीच अहम बात यह है, तेहरान में हमास के ठिकाने पर मसूद पेज़ेश्कियान का जाना ईरान और हमास के बीच कितनी नज़दीकी थी ये बता देता है और इजराइल के खिलाफ उसके दुश्मनों की एकजुटता को भी ये बताने के लिए काफ़ी है। इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी तरह के हमले का हम करारा जवाब देंगे। इशारा साफ तौर पर इजराइल की तरफ था, जो 1 अक्टूबर को ईरान के हमले के बाद जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा था। इसके बारे में कई दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्ट में ये दावा सामने आ चुका है, रिपोर्ट्स लीक हुई है। लेकिन सिनवार के मारे जाने के बाद किसी भी मुस्लिम देश की तरफ से इस पर खास प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, जबकि नसरल्लाह के मारे जाने के बाद, नसरल्लाह यानी कि हिजबुल्लाह का चीफ, उसके मारे जाने के बाद कई जगहों से प्रतिक्रिया देखने को मिली थी, सुनने को मिली थी। गाजा से इजराइल की सीमा पर आने के लिए दरअसल कांटेदार तार मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से तैयार किया गया है, यानी कि एक बड़ी दीवार है, 15 फीट के आसपास ऊंची दीवार है, उसके ऊपर कांटेदार तार लगे हुए हैं, लोहे का जाल लगा हुआ है, उसमें करंट दौड़ता है, सीसीटीवी लगे हुए हैं और ज़मीन के ऊपर अगर दीवार है तो ज़मीन के भीतर भी दीवार है, बहुत नीचे तक दीवार है। इसके बाद नो मैन्स लैंड आता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी मजबूती दी गई है कि गाजा से इजराइल में दाखिल कोई ऐसे ही ना हो पाए। लेकिन इसे पार नहीं करने वाली स्थिति के बावजूद इसे पार किया गया था। ये कब किया गया था? 7 अक्टूबर 2023 को 3000 से ज़्यादा हमास के लड़ाके वहाँ दाखिल हुए। ये इजराइल की तरफ से दावा किया गया और कहा गया कि उनका टारगेट यरूशलेम पर कब्जा करने का था, तेल अवीव तक जाने का था। म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था, वहां हमास ने हमला बोला और कई लोगों को अपनी हिरासत में लिया। 3 दिन तक यह चला और हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए। इसके बाद इजराइल ने बदला लिया और नतीजा यह हुआ कि गाजा में अब तक 41,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें हमास के लड़ाकों के साथ साथ आम लोग, बच्चे, महिलाएं सब शामिल, छोटे छोटे बच्चे। हमास के इस अटैक के बाद ये हम कह सकते हैं कि इजराइल ने भी चुन चुनकर बदला लिया। मोहम्मद दैफ, जो कि हमास का मिलिट्री कमांडर था, 13 जुलाई 2024 को इसे मार गिराया गया। जानकारी के मुताबिक सिनवार के साथ 7 अक्टूबर 2023 को उसने ही इजराइल पर हमले का प्लान बनाया था। हालांकि प्लान फेल हो गया क्योंकि यरूशलेम तक पर कब्जा करने की तैयारी थी। इसके बाद आपको याद ही होगा कि ईरान में 31 जुलाई को वहां की राजधानी तेहरान में इस्माइल हनिये को मार गिराया गया था। हालांकि इजराइल ने जिम्मेदारी ली नहीं, लेकिन माना तो यही गया कि मोसाद का ऑपरेशन था, जो इजरायली खुफिया एजेंसी है। इसके कारनामे हमेशा से चर्चा में भी रहते हैं। वैसे इसके पहले इसी साल जनवरी में एक हमास के बड़े कमांडर को मार गिराया, जिसका नाम सालेह अल अरूरी था। यह भी हमास सेना का फाउंडर। सबसे खास बात यह है कि इजराइल ने गाजा पट्टी से उसकी सीमा पर दाखिल होकर हमला करने वाले हमास के टॉप लीडर्स की एक लिस्ट तैयार की और फिर एक एक कर उन्हें ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। इसका जिक्र हमने आपको अभी अभी किया। हालांकि इस लिस्ट में टॉप
पर याह्या सिनवार का ही नाम था, जो कई सालों तक इजराइल के कैद में रहा और फिर बंदियों की अदला बदली में वो रिहा हुआ था। सिनवार को दरअसल खान यूनिस का कसाई कहा जाता। बताते हैं कि वो इतना खूंखार था कि अपने ही लोगों की गलतियों को माफ नहीं किया करता था, उनकी जान तक ले लिया करता था। सिनवार के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने हमास के एक लड़ाके को गलती पाए जाने पर न केवल मरवा दिया, बल्कि उसके भाई से एक चम्मच के जरिए उसकी कब्र को मिट्टी से भरवाया था। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले का मेन मास्टरमाइंड भी वही था, जिसे सबसे आखिर में ही सही लेकिन इजराइल ने खत्म किया। लेकिन दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, जो उसे लेबनान में बैठकर परेशान कर रहा था, लगातार हमले कर रहा था, उसके खात्मे का भी इजराइल ने प्लान तैयार किया। पहले यहां के लिए भी एक लिस्ट तैयार हुई, फिर हिजबुल्लाह के कमांडर को ढेर करने का सिलसिला, और अब तक कौन कौन मारा गया उसकी एक लिस्ट आपको बता देते हैं। इब्राहिम कुबैसी, जो हिजबुल्लाह सेना का लीडर बताया जाता है, इब्राहिम अकील, जो हिजबुल्लाह का अहम सदस्य था, फुआद शुक्र, जो मिलिट्री कमांडर था, नसरुल्लाह का करीबी बताया गया, अली कराकी, जो कि दक्षिण डिस्ट्रिक्ट का कमांडर था, ये सब एक एक कर ढेर कर दिए गए। उधर सबसे बड़ी कामयाबी इजरायली डिफेंस फोर्स को तब मिली जब हिजबुल्लाह के आला कमान कहे जाने वाले हसन नसरल्लाह को उसने मार गिराया। इसके बाद हाशिम सफीद्दीन को 3 अक्टूबर को ढेर किया गया, जो नसरल्लाह का उत्तराधिकारी था। वैसे हिजबुल्लाह का हसन नसरल्लाह 1992 से 2024 तक सत्ता को संभालने वाला नेता था, और इसे मारने के लिए आईडीएफ ने 85 एयर स्ट्राइक की, उस बंकर को गिराने के लिए जिस बंकर में नसरल्लाह का ठिकाना था, और यही ठिकाना हिजबुल्लाह का सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर भी था। लेकिन यह आसान नहीं था, बल्कि इसे तोड़ने के लिए, क्योंकि 30 फीट नीचे जमीन से इजराइल ने उस पर बंकर बस्टर्स मिसाइलें दागनी थी। बंकर बस्टर मिसाइलें जो होती हैं वो बड़ी अलग किस्म की होती हैं। इसमें 2 बार धमाका होता है, पहले ज़मीन पर जाकर ड्रिल होती है, फिर धमाका होता है, गड्ढा बनता है, फिर उसके बाद फिर एक और धमाका होता है, ताकि अंदर तक वार किया जा सके और उसे नष्ट किया जा सके। हाशिम सफीद्दीन की बात करें तो 3 अक्टूबर को उसे भी ढेर कर दिया गया। तो हो सकता है कि गजा पट्टी में पुनर्निर्माण में यूएई, सऊदी अरब और भारत शामिल हो जाएं। लेकिन कब? जब हमास का वहां से नामो निशान ना रहे, कब? जब वहां से इजरायली बंधक आज़ाद हो जाएं, कब? जब वहां पर पूरी तरह से शांति की स्थिति यहां पर बन जाए, तब यह हो सकता है कि वहां पर पुनर्निर्माण, क्योंकि अब तो वहां पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, तो ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन एक चीज आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सुरंगें बनाई गई। सुरंगें कहां पर बनाई गई? एक तरफ गाजा में बनाई गई, गाजा पट्टी में बनाई गई, और दूसरी तरफ लेबनान में बनाई गई। जमीन के नीचे आखिर काम करने की जरूरत क्या थी? जमीन के नीचे कुछ प्लानिंग चल रही थी। जमीन के नीचे हथियार जुटाए जा रहे थे, कमांड सेंटर बनाए गए। किसके लिए? इजराइल पर हमला करने के लिए। आप चुनाव में जीत जाते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक, लेकिन जमीन के नीचे सुरंग बनाने का कारण क्या था, इस पर विचार होना चाहिए। वैसे इस पूरे नुकसान से तमतमाए ईरान ने नसरुल्लाह की मौत के बाद इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला बोला था और दावा किया था कि इसमें इजराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इस हमले के बाद ईरान से बदला लेने को इजराइल भी बेताब है। दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मारा गया, उसके कमांडर्स भी ढेर किए गए, लेकिन हिजबुल्लाह अब भी इजराइल को आंखें दिखा रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह इजराइल में ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक करने की हिमाकत वो कर चुका है, और किसी भी वक्त ईरान पर आसमान से बमों की बारिश भी हो सकती है। लेकिन ईरान इस बार पूरी तरह से तैयार है। इजराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम दुनिया भर में मशहूर जरूर है, लेकिन ईरान के पास भी ऐसे डिफेंस मिसाइल सिस्टम हैं जो किसी भी वार को नाकाम कर सकते हैं। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की दुनिया भी लोहा मानती है। इजराइल का आयरन डोम दुनिया का सबसे शानदार डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में उसकी भी पोल खुल गई। एक दो वक्त ऐसे भी आए कि ईरान और हिजबुल्लाह के मिसाइलों को रोकने में आयरन डोम चूका। आयरन डोम के अलावा इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग है, लेकिन इसकी चर्चा तो खूब होती है। ईरान के उस एयर डिफेंस सिस्टम की भी बात कर ले जिसके पास इजराइल के हमलों को रोकने की ताकत है। बेंजामिन नेतन्याहू के रिवेंज प्लान पर
ईरान का अरमान पूरी तरह से पानी फेर सकता है। अरमान ईरान का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ऑपरेशन को पूरी तरह से तैयार है। ईरान का अरमान मिसाइल सिस्टम 180 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल और ड्रोन का पता लगा सकता है। इसके साथ ही दुश्मन की ओर से आने वाली मिसाइलों को वो मार गिरा सकता है। ये लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका खुलासा सैटेलाइट की तस्वीरों से हो गया है। अगर इजराइल हमला करेगा तो ईरान का अरमान नेतन्याहू की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। ईरान ने दरअसल हाल ही में इसे डेवलप किया है। अरमान मिसाइल सिस्टम को लेकर कहा जाता है कि 120 से 180 किलोमीटर की दूरी पर एक साथ 6 टारगेट का सामना भी कर सकता है। तो इजराइल ईरान से बदला लेने के लिए तैयार है। ईरान ने पूरी तैयारी कर रखी है। दूसरी तरफ गाजा में हमास का क्या हो सकता है, इसके बारे में हमने आज बात की। लेकिन तीसरी तरफ हिजबुल्लाह जो है उसके कमांडर्स तो मारे गए, लेकिन वो अभी भी लगातार इजराइल पर अटैक किए जा रहा है। सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में अभी शांति की स्थिति या संभावना बन रही है क्या? शायद नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है इसका आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, जब युद्ध अपना अगला रुख लेगा। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।